सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर, देखा जाए पैरेलक्स दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है कि मैंने यानी अर्थ पे खड़े होकर, यानी अर्थ के छोर पे, यानी एकदम आखिरी पॉइंट पे डायमीटर का हम पूरा देखें, डायमीटर अर्थ का, तो एकदम आखिरी ए और बी पॉइंट पर हम खड़े हो जाएं और जहाँ से एक पर्टिकुलर कोई फार ऑब्जेक्ट की या प्लैनेट की, कोई भी स्टार हो सकता है कहीं पे भी, तो उससे हम लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, वहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करें। तो लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो दोनों ही यानी कहते हैं डिस्टेंसेस लगभग डी होंगी दोनों ही, ये भी डी होगा कैपिटल डी, ये भी कैपिटल डी, ये डिस्टेंस जो हो गई, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है। और ये जो पॉइंट एकदम जाके स्टार पे मैच करेगी तो वहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट करेगी, इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा थीटा। तो हम जानते हैं जो थीटा होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी आर्क ये हो गया स्मॉल बी और अपॉन रेडियस, ठीक है, थीटा जो एंगल लिखा जाता है। तो यानी अगर बहुत ही छोटा एंगल बन रहा है तो क्योंकि जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही ज़्यादा छोटा एंगल बनेगा ये, तो इस वजह से आर्क यानी आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा वो थीटा। तो आप लिख सकते हैं आर्क क्या हो गया स्मॉल बी, ठीक है, और रेडियस आ जाएगा आपका कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी हो जाएगा आपका। तो अब आते हैं मेजरमेंट्स पे, यानी मैंने छोटा सा बता दिया कि ये आपको अगर पूछा जाए तो आप कर लें। तो मेजरमेंट्स पे आते हैं आप। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो हमने एक ट्रिक बना रखी कि ATM, इसका फॉर्मूला याद करने के लिए कि TV माइनस का MV, यानी ATM, T से हो गया TV और M से हो गया मेजर्ड वैल्यू, यानी T पहले आएगा फिर M आएगा। तो यानी ट्रू वैल्यू में से हम मेजर वैल्यू को माइनस कर दें। कभी कभी यानी ऐसा होता है कि यानी कहते हैं आपको नहीं दे रखा होगा ट्रू वैल्यू, तो आपको जितनी भी मेजर्ड वैल्यू दे रखी होगी ना उसका एक मीन निकाल लीजिएगा, ठीक है, और मीन निकाल के उसी को आप ट्रू वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रू वैल्यू ना दे रखी हो तो एवरेज निकाल लीजिए सारे मीन वैल्यू का, तो उससे जो ट्रू वैल्यू मिल जाएगी आपको लगभग, ठीक है। तो हर मेथड वैल्यू, यानी एक बंदा था जिसने एक चीज़ नापने के लिए कई बार मेज़र किया, ठीक, जैसे मान लीजिए एक लेंथ थी, ठीक है, अगर ये लेंथ 10.2 सेंटीमीटर आ रही है तो उसने कई बार रीडिंग ली और हर बार रीडिंग में अलग अलग थोड़ा सा आंसर आया। इसका 10.3 सेंटीमीटर आया, किसी में 10.4 सेंटीमीटर आया, किसी में 10.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो पर्टिकुलर अलग अलग रीडिंग आती रही है। तो ये उसकी हो गई मेजर्ड वैल्यू जो उसने एक एक टाइम में मेज़र की, ठीक है। और ट्रू वैल्यू कुछ ना कुछ होगी 100%, यानी ये 100% कुछ ना कुछ, तो ये ट्रू लेंथ तो होगी ना इसकी। मान लीजिए ट्रू लेंथ 10.2, ठीक है, तो 10.2 जो होगी उसकी वो होगी, यानी कहते हैं ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। तो यही कहने का मतलब ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर वैल्यू। तो आपको क्या करना है, ये हमेशा क्या किया जाता है आपस में, जब भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे होते हैं तो वो आपस में हमेशा ऐड किए जाते हैं, याद रखिएगा। यानी कभी भी जैसे ट्रू वैल्यू अगर छोटी भी आ रही है और मेजर वैल्यू बड़ी आ रही है तो ये नेगेटिव में आएगा चीज़, ठीक है, लेकिन इसे नेगेटिव नहीं लेना है आपको, हमेशा ऐड करना है, यानी एरर हमेशा ऐड होते रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर समीशन ले रखा है, यानी हमेशा ऐड करना है, उसका मीन ले रखा है तो वही मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा आपका। यानी ट्रू वैल्यू जितनी भी है आप 1 2 3 आपने वो ले रखी है रीडिंग, ठीक है, मेथड वैल्यूज 3 ले रखी हैं और ट्रू वैल्यू 10.2 है, 10.2 अगर मान लीजिए तो 10.2 माइनस का 10.3 जो आएगा वो पर्टिकुलर लिखेंगे आप यहाँ पर, और 10.2 माइनस के 10.4 फिर यहाँ लिखेंगे। इन सभी को ऐड करते जाएंगे, आपस में सिर्फ ऐड करेंगे, यानी 10.2 माइनस के 10.3, ये माइनस में 1 आएगा असलियत में वैल्यू, लेकिन माइनस नहीं लेना आपको, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो सभी को ऐड करेंगे अपॉन जितनी आपने 3 वो ले रखे थे ना, 3 मेथड वैल्यूज ले रखी थी, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी मीन आ जाएगा आपका ये पर्टिकुलर, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अब रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर में आप जो ये आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा, बस काम खत्म हो गया, ये रिलेटिव एरर हो गया, यानी रिलेटिव टर्म में आ गया एरर, ठीक है। तो अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो रिलेटिव एरर जो आता है वो पर्टिकुलर, ठीक है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिल जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। ये आपको समझ में आ गया, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ ये बात कर लेते हैं, एरर कितने टाइप के होते हैं। एरर देखिए, एक रैंडम होता है, एक सिस्टमैटिक एरर होता है और एक ग्रॉस एरर होता है। ग्रॉस एरर आप समझिएगा ये चीज़ सिंपली ह्यूमन एरर, ठीक है, यानी ह्यूमन जो कर सकते हैं एरर, यानी वो अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी रीडिंग को ले रहे हैं, कुछ 90 डिग्री पे देखना चाहिए था उन्हें, यानी इस डायरेक्शन से देखना चाहिए, लेकिन इस डायरेक्शन से वो देख रहे हैं, तो 100% ये अगर 10.2 आने वाला था तो 10.1 पे ही रुक जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो मतलब वो ह्यूमन एरर होगा कि मतलब ह्यूमन ने थोड़ा सा एरर कर दिया, या उसने हिला दिया हाथ वहाँ हिला दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से रीडिंग अलग हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती हैं यहाँ पर। तो रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर ये होता है कि जैसे आपने पेंडुलम में एक रखा है, ठीक है, तो रैंडम एरर एकदम से एयर ब्लो कर जाए, यानी उसका टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना था, एकदम से एयर ब्लो कर गई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वहाँ पर जो टाइम आया है वो थोड़ा सा अलग आया, ठीक है। तो वो आपका एरर आया ना कुछ ना कुछ, जैसे अगर आपका 10 सेकेंड आना था यानी कि टाइम पीरियड, लेकिन आ गया वो 10.2 सेकेंड, तो मतलब यानी 0.2 का एरर आ गया ना इसमें। तो ये चीज़ जो है वो एयर ब्लो कर गई या कुछ भी हो गया, हल्का सा
कुछ भी बाहर का कोई एक्सटर्नल चीज़ हो गया जिसकी वजह से वो रीडिंग जो होगी वो चेंज हो गई। तो उसके लिए आप कई बार रीडिंग लीजिएगा और उसका एवरेज ले लीजिएगा, ठीक है। तो वही चीज़ ट्रू वैल्यू लगभग आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ट्रू वैल्यू निकालने का मतलब वही मेजर्ड वैल्यूज़ को सारा को प्लस करके अपॉन में, यानी कहते हैं जितनी मेजर्ड वैल्यू है यानी मीन निकाल लेंगे, तो वही ट्रू वैल्यू मान लेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होगी लेकिन तब भी मोस्ट प्रोबेबल एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर यानी सिस्टमेटिक एरर का मतलब यानी कैलिब्रेशन में दिक्कत हो। जैसे आप कोई भी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं और स्केल ही में ख़राबी हो आपके, कि स्केल का जो 1 mm है वो 1 mm से भी छोटा हो गया अगर डिस्टेंस, ठीक है, तो वो हो सकता है, वो दिक्कत हो सकती है। तो उसमें तो पूरा कैलिब्रेशन आपका दे रखा था, तो इस वजह से आप उसके लिए क्या करना होता है, जीरो एरर उसका पता करना होता है उसके पर्टिकुलर का, ठीक है। तो जीरो एरर पता कर लेते हैं, तो जीरो एरर को प्लस या माइनस कर देंगे मेजर्ड वैल्यूज से, तो आपको एक्चुअल रीडिंग निकल जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अब धीरे धीरे एरर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बात कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस को सीरीज़ और पैरेलल में आप कैलकुलेट करते हैं कब, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा आर इक्विवेलेंट जो आप सीरीज़ के लिए करते हैं यानी R1 + R2 का वो लेते हैं ना आप, ठीक है, यानी आर इक्विवेलेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका एरर निकालना, तो आर इक्विवेलेंट का डेल्टा R1 + डेल्टा R2 डायरेक्ट प्लस कर देंगे, डायरेक्ट, ठीक है। ये सिंपली आएगा ये चीज़। लेकिन पैरेलल में दिक्कत होती है, तो पैरेलल का काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूला बन जाता था स्टार्टिंग में। आप करते जाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर बाद में माइनस सब्ट्रैक्ट करके जो भी चीज़ करके आखिरियत में यही चीज़ लिख लेगा, ठीक है। तो यही आप डायरेक्ट याद ही कर लीजिए, डायरेक्ट, ठीक है। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू में डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस का डेल्टा R2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लेना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर आप याद कर लीजिए, कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा, आप को अगले लेक्चर में उसके सॉल्यूशन सही तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। ये आप समझिएगा ट्रू वैल्यू क्या होती है और एक्यूरेसी क्या, यानी कहते हैं एक्यूरेसी में और ट्रू वैल्यू में क्या है सिस्टम, कि ट्रू वैल्यू के अगर जितना नियर होगी ना कोई भी मेजर्ड वैल्यू, वो उतनी ही एक्यूरेट होगी। जैसे आप मान लीजिए 10.2 है, ठीक है, ये एक ट्रू वैल्यू है, मान लेते हैं ट्रू वैल्यू है। आपको थोड़ा सा मैं उसमें बताता हूँ, यानी लेके कि ट्रू वैल्यू आप मान लीजिए 10.2 है, ठीक है। और आपने जो मेजर वैल्यू ली है वो आपकी 10.3 है, ठीक। और दूसरी मेजर्ड वैल्यू जो है वो आपकी 10.5 है, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक कौन है, ये वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक, यानी 0.1 का गैप है। इसमें देखा जाए तो 0.3 का गैप है, ठीक है, 0.3 का गैप है इन दोनों के बीच में, यानी 10.2 और 10.5 में, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहने का मतलब है, यानी ट्रू वैल्यू के कितना ज़्यादा नज़दीक वैल्यू है वही ट्रू वैल्यू, वही एक्यूरेसी होती है उसकी, ठीक है। और प्रिसीजन ये होता है कि अगर मान लीजिए ये वाली रीडिंग जो है वो एक और इस तरीके से आपने रीडिंग ले रखी होती, मेथड वैल्यू इस तरह की ले रखी, 10.31 ले रखा होता, इस तरह ले रखा हो, या आप ये कह सकते हैं कि मेथड वैल्यू में आप इस तरह ले रखे होते हैं कि 10.21, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये काफ़ी एक्यूरेट भी होती, ठीक है, और ज़्यादा प्रिसाइज भी होती है, यानी डेसिमल प्लेसेस तक काफ़ी आपने रिफाइन कर चुके हैं उसको, यानी काफ़ी ऐसे चीज़ से आपने नापा है जिसमें डेसिमल प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा जा सकते हैं, यानी यहाँ पे 2 जा रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही जा रहा था डेसिमल प्लेस, ठीक है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट मिल रही थी, यहाँ पे 2 डिजिट मिल रही है। तो जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस मिलते जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होता जाएगा वो, यानी उतना ही ज़्यादा आप नज़दीक पहुँच जाएंगे। और एक्यूरेट तो वही होता है कि यानी ट्रू वैल्यू से आप कितना नज़दीक है, यहाँ पे आप काफ़ी नज़दीक भी हैं, है ना, 0.01 का गैप है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा डिजिट तक भी है, तो प्रिसाइज भी है ये, एक्यूरेट वैल्यू भी है ये, ठीक है। ये हम कह सकते हैं सिर्फ एक्यूरेट थोड़ी सी, लेकिन प्रिसाइज नहीं कहेंगे इसको उतना, क्योंकि प्रिसाइज ये ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिसीजन में क्या लिखा है, कितने डेसिमल प्लेस तक आप रिजोल्यूशन कर सकते हैं, उसको रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर पे बात करते हैं। तो टेम्परेचर आपका वो सिस्टम होता है कि टेम्परेचर वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके, कि जैसे T1 दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस में 0.5 डिग्री सेल्सियस, यानी ये जो दे रखा होता है वो जितने टेम्परेचर आप नाप रहे होते हैं ना T1, जैसे आपने कोई कोई आप एक चीज़ को टेम्परेचर नापना है, ठीक है, तो आप कई बार उस टेम्परेचर को नापेंगे तो जो एरर आएगा, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे उस टेम्परेचर को कई बार मेज़र करने के लिए, तो वो आपका दे रखा है ये चीज़। और T2 यानी दूसरा जो टेम्परेचर दूसरे ऑब्जेक्ट का नाप रहे होंगे तो आपका इसका दे रखा है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो होते हैं वो हमेशा ऐड किए जाते हैं, कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं किए जाते, भले प्लस माइनस में लिखा जाता है, यानी ये लिखने का मतलब ये होता है कि 20 में या तो वो 19.5 है या तो 20
0.5 है, ये कहने का मतलब होता है इनका कि इन्हीं के आसपास वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये प्लस माइनस लिखने का ये मतलब होता है, 10-20 का अंतर ये कहते हैं। तो वही चीज़ है। तो ये आप यानी हमने क्या निकालना था, इसमें निकालना था टेम्परेचर डिफरेंस निकालना था। टेम्परेचर डिफरेंस तो इन दोनों को तो माइनस करेंगे डायरेक्ट, लेकिन कभी भी एरर जो पर्टिकुलर होगा, ये पर्टिकुलर एरर है, ये कभी भी यानी मीन एब्सोल्यूट एरर कभी भी वो सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते, हमेशा ऐड किए जाएंगे और प्लस माइनस साइन के साथ रखा जाएगा। ठीक है, और हमेशा ऐड करके यानी 0.5 ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ऑलवेज एडेड याद रखिएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड किया जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर निकालना था, इसका कह रहे थे परसेंटेज निकालो इस चीज़ का। तो आप ट्रू वैल्यू तो जान ही गए हैं, 30 हो गया आपका ट्रू वैल्यू, और ये मीन एब्सोल्यूट एरर आपका वो ये आ गया। तो वहीं चीज़ हमने यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालना था, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का ही इनटू 100 करने पे परसेंटेज एरर निकलता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर दोनों ऐड करके जो टोटल वैल्यू का आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर, वो ऊपर लिख दिया 1। और ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगी, वही चीज़ जो आपने मेज़र की है कि 50 माइनस का 20 आपको निकालना था, जो यानी टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो आपकी ट्रू वैल्यू आ गई। तो आप कर देंगे, तो इससे आपका 100 से मल्टीप्लाई करके 33.3 तक पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका। अब बात करते हैं टाइम पीरियड पेंडुलम में। तो पेंडुलम में जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो पर्टिकुलर क्या लिया जाता है, टोटल टाइम पीरियड अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये तो होता है, लेकिन जब एरर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 2 होगा या 3 होगा या पर्टिकुलर कितना भी 100 होगा, कितने भी ऑसिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो वैल्यू होती है वो एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कभी भी यानी कहते हैं परसेंटेज एरर या हम जो एरर निकाल रहे होते हैं उसमें नहीं ली जाती। ठीक है, हमेशा जो पावर होती है यानी टी की अगर कोई पावर होती तो वो आगे आती। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई, जैसे डेंसिटी में ही आप देखिए कि किसी भी स्फीयर का डेंसिटी निकाल रहे होते तो मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो आप इसका जब परसेंटेज यानी एरर निकालते हैं तो डेंसिटी यानी डेंसिटी का परसेंटेज एरर, ठीक है, इक्वल्स टू मास का परसेंटेज एरर प्लस का 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर लिखते हैं आप। ठीक है, यानी ये मतलब समझिए 4/3 पाई का कोई मतलब ही नहीं होता, यानी कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता। तो वैसे ही नंबर ऑफ ऑसिलेशन का कोई मतलब नहीं होता। अगर डायरेक्ट दे रखा हो आपको टोटल टाइम पीरियड तो आप उसी को लीजिएगा, ऑसिलेशन का कोई लेने का मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप जो आप एरर निकालेंगे टाइम पीरियड में, टोटल टाइम पीरियड में, तो लीस्ट काउंट जो भी दे रखा होगा उस पर्टिकुलर कि 1 सेकंड दे रखा है या कितना पर्टिकुलर दे रखा है, 0.1 सेकंड कुछ भी दे रखा हो सकता है उस यानी कहते हैं क्लॉक का, जो वॉच क्लॉक जो है जिसमें आप मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट दे रखा होगा, तो वो आप रखेंगे और नीचे गिवन टाइम, टोटल जो टाइम पीरियड आपको दे रखा होगा, ऑसिलेशन पर नहीं जाना है। ठीक है, वहाँ पर तो एरर इन जी, अब जी से यानी हमने जो पेंडुलम वाला केस लिया था उसमें जी में परसेंटेज एरर निकालना होता है। तो आप इक्वल टू में 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, आप समझिएगा यहाँ पर जब टी इक्वल्स टू 2 पाई का, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा, अच्छे समझ में आएगा देखने में। टी इक्वल्स टू 2 पाई में रूट का एल अपॉन जी लिखते हैं, तो आप इसको इधर करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू एल अपॉन जी हो जाएगा। अगर परसेंटेज निकालना होता है तो डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू में डेल्टा एल अपॉन एल होता प्लस का डेल्टा जी अपॉन जी होता। तो कहीं आप ये भी गलती कर सकते हैं कि आप इसको इधर फेंकने की जगह इसको इधर जब फेंकेंगे तो आप हो सकता है इसको माइनस में ले लें, यानी आप सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, वो नहीं लगाना यहाँ पर। हमेशा और हमेशा एरर हमेशा ऐड होते हैं, ये याद रखना है। तो मतलब इसका ये मतलब हो गया कि डेल्टा जी और जी का अपॉन जी अगर लिखना है तो इसको निकालना अगर इसका एरर, तो आपको हमेशा ये करना होगा, ये याद रखिए। यहाँ पर नेगेटिव साइन ना ले लीजिएगा कि इधर इधर फेंका है हमने तो नेगेटिव आपने ले लिया, ये चीज़ आपको रिमेंबर रखना है यानी याद रखना है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, तो ऑलवेज एडेड नेवर सब्सट्रैक्टेड, कभी भी याद रखिए। कोई भी चीज़ निकालना, डेल्टा एल निकालना हो, एल अपॉन एल निकालना हो तो इसको इधर फेंक दीजिए और ऐड ही करिएगा, हमेशा सब्सट्रैक्ट नहीं करना यहाँ पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप अच्छे समझ लीजिए। आपको मैंने एक ट्रिक भी बता रखी थी, मैंने एक वीडियो डाल रखा है, शॉर्ट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं आराम से। तो आपको कभी भी यानी कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालना, आप सीधे हटाइए पॉइंट और गिन लीजिए कितने ऊपर बच रहे हैं, यानी ट्रू वैल्यूज़। ठीक है, तो ये बच रही हैं वैल्यूज़, यानी 9 और 3 बच रहा है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हटाएंगे तो 300 बच जाएगा। ठीक है, तो 300 का मतलब 1 2 3 3 बच जाएगा, तो 3 सिग्निफिकेंट, यानी पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ा दो और ऊपर का गिन लो टोटल कितने बच रहे हैं। तो आप कभी भी लिखते हैं ना 0 3 लिखते हैं तो 100% 3 गिनते हैं ना, इसे 3 गिनते हैं, और वहीं 300 लिखते हैं तो 300 गिनते हैं आप पूरा। ठीक है, यानी इसके बाद 0 लिखते हैं तो आप 300 गिनते हैं। तो वही चीज़ पॉइंट हटाने के बाद जो ऊपर बच जाता है वो इस तरह का अगर दिख रहा है
ठीक है, यानी यहाँ पर हटाएंगे तो पॉइंट, तो 300 दिखेगा, तो 300 के लिए 1 2 3 3 चीज़ें होंगी, यानी हम कभी भी 300 रुपये को हम 3 नहीं बोल सकते ना, 3 रुपये है ये, 300 रुपये तो 300 रुपये हुआ भाई, तो वही चीज़ कहने का मतलब। लेकिन 0.3 यानी अगर 0.3 दिया होता है ना, और अपॉन से पॉइंट हटाते और यहाँ 10 लगाते और ऊपर जो गिनते, तो टोटल हम जो गिनते उसको 3 ही गिनते, यानी 0.3 नहीं गिनते, यानी उसका मतलब नहीं रहता, 0.3 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक। तो 3 गिनते, तो मतलब एक चीज़ को गिन रहे हैं हम यहाँ पर, तो एक चीज़ को महत्व दे रहे हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट यही होगा 1 होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये मैंने इसका वीडियो डाल रखा है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का, आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा इसको पूरी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। मैं फॉर्मूला रिवाइज करा दे रहा हूँ यहाँ पर जल्दी से, कि वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल जो होता है वो आपका लीस्ट काउंट जो होता है उसका वो 1 mm होता है, जो सिंपल स्केल होती है, ये आपको जो मैंने दिखाई थी, ठीक है। इसका जो लीस्ट काउंट हुआ आपका वो आपका 1 mm के बराबर, यानी सबसे छोटी यूनिट जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे नाप सकते हैं, तो ठीक है। तो ये हो गया लीस्ट काउंट मेन स्केल का। वर्नियर स्केल का आपको 0.9 होता है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे 1 माइनस का 0.9, ठीक है, तो आपका वो 0.1 mm आ जाएगा वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। तो अगर इसकी रीडिंग लेनी होती है तो MSR और VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0, यहाँ पे CSD भी क्यों लिख दिया, मैंने स्क्रू गॉज को भी इंक्लूड कर लिया, यानी आप अगर स्क्रू गॉज का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो CSD लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, VSD की जगह, ठीक है, बस यही करना होता है। तो वही आप लीस्ट काउंट का याद रखिएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। नहीं देखा आपने लेक्चर जरूर देखिएगा। और लीस्ट काउंट जो होता है इसका 0.01 mm होता है, ये याद रखिएगा, ये ज़्यादा प्रिसाइज, यानी स्क्रू गॉज ज़्यादा प्रिसाइज, क्योंकि ये ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद यही MSD वर्नियर कैलिपर का, इस तरह MSD माइनस का VSD एंड लीस्ट काउंट निकालना हो तो इस तरह किया जाता है। और मैंने ये वाली ट्रिक बता रखी थी, ये आपको याद रख लेनी है, ये वाली ट्रिक की भैया मेन स्केल जो होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, और वो आगे निकल गया तो यानी पॉजिटिव चीज़ होगी वहाँ पर। अगर मेन स्केल ऊपर रह गया तो मतलब यानी ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी सर्कुलर स्केल से आगे निकल गया, ऊपर निकल गया है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर आपको ये ट्रिक से मैंने बता दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है, उस चीज़ के सॉल्यूशन अच्छे तरीके से करवा दूँगा। चलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार और फिर तब इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।